केमिस्ट्री ग्रेड 10 FB ISC डोमेन फिजिकल केमिस्ट्री सब डोमेन स्टोइकोमेट्री। आज का जो SL है वो हमसे कहता है कैलकुलेट स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स बिटवीन सब्सटेंसेस रिलेशनशिप्स। और इसके अंदर हमें उसने काफ़ी डेफिनेशंस बोली हैं। ये सारी डेफिनेशंस असल में हमें सिर्फ इनका आइडिया होना चाहिए। हम लोगों ने इनके हिसाब से प्रॉब्लम्स और कैलकुलेशंस को आज सॉल्व करना है। 3-4 हम लोग प्रॉब्लम्स लेंगे, थोड़ी डिफिकल्ट ट्रिकी सी यहाँ वहाँ से, और फिर हम लोग उनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो ये जो सारे आप लोगों के पास टर्म्स हैं इनको मैं जल्दी जल्दी रिकॉल कर लूँ। काफ़ी आप लोगों को पती हैं, काफ़ी पती, एक ही आप लोगों को नहीं पती, बाकी सारी आप लोगों को पती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास रिएक्टिंग मासेस। तो ये आप लोगों को वैसे पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, बट ये सबको पता होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कितनी कितनी मासेस हैं। हर जो आप लोगों के पास स्टोइकोमेट्रिक एक बैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसके अंदर आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स का पता चल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि स्टोइकोमेट्री इज द नेम ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशंस। तो आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स का पता चलता है और आप लोग उन मोल्स को मासेस में कन्वर्ट करते हो विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को थोड़ा सा समझेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट RTP हम लोगों ने पढ़ा था, इसे हम लोग मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कहते हैं। एट RTP यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM पे 24 डेसीमीटर क्यूब होती है हर गैस के लिए। वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एंड मास पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे वही मोलैरिटी और मास कंसंट्रेशन वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो मैं अभी 2-3 SL पहले बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा के आई। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को पढ़ लेते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स असल में वो रिएक्टेंट्स हैं जो प्रोडक्ट्स बनने को लिमिट करेंगे। इसके लिए मैं 2 से डेली लाइफ की एग्जांपल्स देते हैं। सबसे पहले हम लोग ये ले लें कि A+B+C बनाता है। अब एक A होगा, एक B होगा, तो एक C बनेगा। ये आप लोगों को समझ आ रही है यहाँ से, ठीक है। अब आप लोग फर्स्ट करो, आप लोगों के पास 10 A हैं, 5 B हैं, तो कितने C बनेंगे? 5। क्यों? क्योंकि इसने लिमिट कर दिया ना। अगर B 10 होते तो ये लिमिट ना होता। लिमिट किस वजह से हुआ है? सिर्फ इस वजह से कि B 10 नहीं थे, तो B इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और आप लोगों के पास लेफ्ट ओवर्स क्या हैं, यानी जो चीज़ें बच गई हैं वो क्या है? वो आप लोगों के पास 5A बच गया, ठीक है। 5A बच गया, वो कहीं भी यूज़ नहीं हो, तो वो एज अ लेफ्ट ओवर बचा है। अब इसी के एग्जाम्पल आप लोगों के कुछ सैंडविचेस से लेते हैं। फर्ज करो आप लोगों के जो 2 ब्रेड्स हैं ना, 2 ब्रेड्स, ठीक है, ये दोनों और बीच में कबाब या चिकन पीस मिल के एक सैंडविच बनाते हैं। 2 ही ब्रेड्स होंगी ना। अब मैं पहले इसको एक ब्रेड बना लूँ, ठीक है, मैंने एक ब्रेड बनाई है। अब आप लोग फर्ज करो कि आप लोगों के पास 10 ब्रेड्स हैं और 6 कबाब हैं, तो आप लोगों के पास कितने सैंडविच बनेंगे? 5। और क्या बच जाएगा? लेफ्ट ओवर क्या होगा? 1 कबाब या 1 चिकन पीस। तो ये आप लोगों के पास लेफ्ट ओवर है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या था? ये। अगर ये 2 और होते तो आप लोगों के पास इजीली एक और सैंडविच बन जाता, क्योंकि कबाब तो पहले का ही मौजूद था। तो जो चीज़ लेफ्ट ओवर होगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, वो एक्सेस रिएक्टेंट है। और जो दूसरी चीज़ है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट बनने को लिमिट करती है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और होप्स आप लोगों को समझ आएगा। बहुत ज़्यादा इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब एक बात जो मैं आप लोगों को करना चाहती हूँ कैलकुलेशन सॉल्व करने से पहले, वो ये कि आप लोगों को ये पता ज़रूर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री जो होती है उसके अंदर आप लोगों के पास बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती हैं, ताकि आप लोग रिएक्टेंट्स कितने और प्रोडक्ट्स कितने हैं ये समझ सको, उन दोनों की बैलेंसिंग समझ सको, और मैनी मच मोर, ठीक है। अब ये जो आप लोगों के पास स्टोइकोमेट्री है ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती ना। इसके अंदर आप लोगों के पास 2 लॉज आते हैं जो लॉज इसके अंदर यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो हम लोग लॉ पढ़ेंगे दैट इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 2 से 3 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेबर प्रोसेस की सबसे पहले एग्जाम्पल लूँगी। N2 + H2 N2 + 3H2 2NH3 बनाता है, ठीक है। होप सो यही थी आप लोगों के पास इसकी इक्वेशन, ठीक है। अब इसका 1 मोल N2 का 3 मोल्स ऑफ H2 ये दोनों रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ NH3 बनाते हैं विद आउट एनी ऑफ द लेफ्ट ओवर, यानी कोई भी यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टर नहीं है, पूरे पूरे रिएक्ट हो गए। अच्छा, बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर समय पूरे पूरे ही रिएक्शन होते हैं, कभी भी आप लोगों के पास कुछ लेफ्ट ओवर नहीं बचते, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास 28 ग्राम्स इसका बनता है, आप लोगों के पास मास, इसका मास बनता है वो 6 ग्राम बनता है, और इसका जो मास आप लोगों के पास बनता है वो 34 ग्राम्स।
ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग डेफिनेट प्रोपोर्शन को समझने की कोशिश करें। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है आप लोगों के पास रेशो है ऑफ योर रिएक्टेंट्स। मैंने रेशो बनाई है 28:6 को मैंने 14:3 किया, यानी 14 ग्राम्स ऑफ N2 जो हैं वो 3 ग्राम ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो इतने ग्राम्स ऑफ NH3 बनाने के काम आएंगे, यानी इतना रिएक्ट होगा तो फिर आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो इफेक्टिव बनेगा। इसी तरह के हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 थी। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग वाटर की, कि 2H2 प्लस O2 जो है आप लोगों के पास वो 2H2O बनाता है। अब इसके अंदर अगर आप लोग इनके ग्राम्स देखो तो 4 ग्राम्स है, 32 ग्राम्स है इसका, और इसका आप लोगों के पास 36 ग्राम है। तो यहाँ पे आप लोग जब आप लोगों को बनाते हो अपने पास रेशो तो आप लोगों के पास ये बनती है, यानी 1 ग्राम ऑफ H2 और 8 ग्राम ऑफ O2 रिएक्टर के एक इफेक्टिव वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास पहला लॉ था जो यूज़ होता है इन स्टोइकियोमेट्री। जो दूसरा हमारे पास लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, और वो हम लोग इन्हीं दोनों एग्जाम्पल से लेंगे। होप तो आप लोगों को साथ साथ समझ आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मासेस का क्या मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स की मासेस हैं वो इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स की मासेस होंगी। 28 + 6 इज इक्वल टू 34, 4 + 32 इज इक्वल टू 36। ये दोनों लॉस थे, छोटे छोटे से लॉस थे, और हो सकता है आप लोगों को सारी टर्म्स की समझ आ गई। अब हम लोग चलते हैं कुछ ट्रिकी कैलकुलेशंस की तरफ, और अगर वो कैलकुलेशंस आप लोग वीडियो पॉज करके खुद कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को वीडियो एंड तक देखने की ज़रूरत नहीं। बट ट्रिकी ज़्यादा होंगी तो आई थिंक सो ये नहीं कोई कर सकता। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक जो स्टूडेंट है उसने 2.4 ग्राम मैग्नीशियम ऐड किया है इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, और आगे उन्होंने मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नीचे एक इक्वेशन दे दिया। वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस हम लोगों ने निकालनी है जो कि प्रोड्यूस होगी आरटीपी पे। तो आप लोग क्या करोगे, 1 मैग्नीशियम का एटम 1 हाइड्रोजन H2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो 2.4 जो ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम है 2.4 ग्राम्स को जब आप लोग मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो उतने मोल्स ऑफ H2 बनेंगे, और उस मोल को आप लोग वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे, है ना। गलत, यूँ नहीं जाएगा। चाहे आप लोगों ने अगर पहले पॉज करके किया हो तब भी ये यूँ नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि किस तरह जाएगा। आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि क्या HCl कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट तो नहीं, क्या Mg कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट तो नहीं। चूँकि अब आप लोगों ने टर्म पढ़ लिया तो आप लोगों ने अब क्वेश्चन के अंदर रहना है, बिकॉज जब आप लोगों के एस के अंदर ये टर्म आ गई है तो फिर वो आप लोगों को इस तरह के ट्रिकी न्यूमेरिकल्स अब दे सकते हैं। इससे पिछली क्लास तक लिमिटिंग रिएक्शन का आप लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, तो इस तरह की आप लोगों के पास इक्वेशंस नहीं आती थी, तो आप लोग इजीली इसी तरह जैसा मैंने सिंपली पहले बोला है कि आप लोग कर लोगे उसी तरह सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले पकड़ना है कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट तो नहीं यहाँ पे मौजूद, फिर उसके बाद देखेंगे क्या हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह देखेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एंड देन हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, आप लोगों के पास 0.1 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम मौजूद हैं इस वक्त। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ने कितने ऐड किए थे इतने, और उसके हिसाब से आप लोगों के पास 0.1 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है। HCl को देखें तो यहाँ पे हम लोग वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम से आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं, क्योंकि ये तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आप लोगों ने इस डाटा को यूज़ करते हुए अपना आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आप लोगों के पास जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ 1, और वॉल्यूम क्या है आप लोगों के पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। बट सेंटीमीटर क्यूब यहाँ नहीं चलेगा, आप लोगों को इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, जो कि कुछ इस तरह होगा, और आप लोगों के पास आंसर सरप्राइजिंगली 0.1 मोल है। अब अगर ये दोनों 0.1 मोल होंगे तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन ये इन दोनों के जो रेशोज़ काम करती हैं आप लोगों के पास, आप लोगों का सॉरी HCl, इन दोनों के जो रेशोज़ काम करती हैं आप लोगों का प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो रेशोज़ असल में हैं 1:2, यानी HCl डबल होना चाहिए मैग्नीशियम से। अब अगर HCl 0.1 है तो 0.1 मैग्नीशियम का आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को 0.1/2 मैग्नीशियम में बस यूज़ करना है, बाकी लेफ्ट ओवर्स में चला जाएगा। तो कितना आप लोगों के पास मैग्नीशियम यूज़ होगा, 0.05 मोल्स। ठीक है, तो वी हैव टू यूज़ 0.05 moles of magnesium to produce
0.05 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि कितने मोल्स ऑफ H2 बनेंगे। और एक और बात हमें समझ आ गई कि अंधाधुंध कभी भी किसी सवाल का जवाब नहीं निकालना होता। लेकिन उन्होंने हमसे मोल्स नहीं पूछे थे H2 के, उन्होंने हमसे पूछा था वॉल्यूम। और मोल से वॉल्यूम में जाना बहुत ज़्यादा आसान है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था और होप्स आप सब लोगों को याद होगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 24 डेसीमीटर क्यूब से, तो आंसर आप लोगों के पास आएगा 1.2 डेसीमीटर क्यूब। ये पहली एग्जाम्पल थी तो ये थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिकी लगी होगी। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये हमसे जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम हमसे कह रही है क्या सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास उसका सोल्यूशन है, उसका जो मोलर मास है हमारे पास 98 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है। वो कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस एसिड इज रिक्वायर्ड to exactly neutralize 25 सेंटीमीटर क्यूब और 0.2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीचे उन्होंने हमें सारा फॉर्मूला दे दिया। अब ये सुनने में इतना टफ लग रहा है क्योंकि इससे पिछला क्वेश्चन करना ज़रा टफ लगा था, तो उसकी वजह से ज़्यादा टफ लग रहा है, बट ये इतना टफ नहीं है। उन्होंने हमसे बोला है, हम लोग पहले सब कुछ सिंप्लीफाई करते हैं ना, हमसे बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, आप लोग सिर्फ अभी इक्वेशन की तरफ देखो, ठीक है। मैं नीचे जो लिख रही हूँ उसकी तरफ देखो और एक इक्वेशन की तरफ देखो, दैट इज दिस थिंग, ठीक है। जो आप लोगों के पास मोलर मास ऑफ H2SO4 है, दैट इज 98, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं उसको छोड़ो, वो हमसे कह रहे हैं कि वो भी लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ दिस एसिड कितना चाहिए, यानी H2SO4 का वॉल्यूम कितना चाहिए हमें, किस लिए, ताकि हम लोग NaOH के 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर वो हो 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दें। तो हम लोग अब बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बस आप लोग मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करें। वॉल्यूम ऑफ NaOH को सबसे पहले हम लोग डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने लगे। तो अगर हम लोग इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.0250 0.0250 डेसीमीटर क्यूब, चाहे आखिर वाला ज़ीरो हटा दें। अब जो इसकी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने हमें दी हुई है, वॉल्यूम भी हमें पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका मोल निकाल लें। 0.025 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.005 मोल्स। तो इतने मोल्स NaOH के हम लोगों ने न्यूट्रलाइज करने। बात थोड़ी सी आसान लगना शुरू हुई है और ये बात बहुत ज़्यादा आसान है, जस्ट थोड़ी सी ऐसी डिफ़िकल्ट लग रही है। अब आप लोगों ने इन दोनों की ज़रा रेशोज़ देखनी है, किस रेशोज़ में NaOH और ये जो आप लोग यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है दोनों मिले हुए हैं। इसका 1 मोल और इसका 2 मोल रिएक्ट करता है, बिल्कुल पिछले वाले केस की तरह। तो अगर इसका आप लोगों के पास 0.005 मोल्स होंगे तो फिर इसके कितने होने चाहिए, 0.005 डिवाइडेड बाई 2, समझ आई। तो डिवाइड बाई 2 तो 0.0025, ठीक है। आप लोगों के पास मोल्स निकल है किसके, अपने सल्फ्यूरिक एसिड के। अब क्योंकि हम लोगों ने अपने हम लोगों ने मोल्स निकाल लिए, अब हम लोगों ने जाना है इसके कॉन्सेंट्रेशन। हमें सबसे पहले इसकी चाहिए मोलैरिटी, हमें इसकी चाहिए। इन्होंने हमें दी है ग्राम्स पर, हमें उन्होंने दी है इधर, उन्होंने हमें दी है ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर, हमें इसकी मोलैरिटी चाहिए इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। और इसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि किस तरह मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में और किस तरह ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब को मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम्स आप लोगों को थोड़ी सी टफ लग रही हो सकता है इतनी टफ कभी पेपर के अंदर ना आए, बट आप लोगों के SLO से मुताबिक ये प्रॉब्लम्स आप लोगों को करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को अभी इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने मास कॉन्सेंट्रेशन दिया उसको आप लोगों ने पहले मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। इस मोलैरिटी के थ्रू आप लोगों ने वॉल्यूम निकाल लेनी है और सल्फ्यूरिक एसिड, और आप लोगों का फाइनली आंसर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को लीड करती हूँ। इधर आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों को जो इन्होंने ये दिया था ना, इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है मोलैरिटी के अंदर। तो आप लोग इसे किस तरह मोलैरिटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मोल्स पर, बल्कि मैं लिखूँगी मोलैरिटी ऑफ
H2SO4। हम लोग बस अपने आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, बस एक दो और पॉइंट्स रह गए आप लोगों के पास। तो इधर आप लोगों ने करना क्या होता है कि ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब जितना भी दिया हुआ है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देना होता है। H2SO4 मोलर मास भी उन्होंने प्रोवाइड की थी 98, तो 4.9 डिवाइडेड बाय 98, और इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाता है 0.05 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। क्या आ गया आप लोगों के पास? आप लोगों की मोलैरिटी। और हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लोगों ने निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स भी हमें पता है, कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, बस हमारा आंसर आ गया हुआ है हमारे सामने 0.0025 डिवाइड बाय 0.05, और इसका जो आप लोग आंसर निकालोगे वो 0.05 डेसीमीटर क्यूब होगा। या अगर आप लोग डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और फाइनली आप लोगों के पास आप लोगों का आंसर आ गया। किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टफ नहीं मानना, शुरू से ही आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। दो और आप लोगों के पास मेरे पास आप लोगों के लिए टफ क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश करो, इंशाल्लाह ये वाला SLO है बिल्कुल लॉक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है एल्यूमिनियम और उसके साथ एक्सेस रिएक्टेंट है आप लोगों के पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ आप लोगों के पास इक्वेशन है, वो कह रहा है कि इफ़ 5.4 grams of aluminium is reacted, what is the total volume of hydrogen gas produced at RTP? मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने हमें पहले से ही बता दिया है कि कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है और कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। बस जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ना, अगर आपको उसका पता चल जाए तो उसी के हिसाब से आप लोगों ने अपना आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एल्यूमिनियम इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, और उन्होंने हमसे कहा कि इतना हमारे पास मास है एल्यूमिनियम की जो रिएक्ट कर रही है। तो हम लोग सबसे पहले मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम निकालेंगे। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम किस तरह निकलेंगे हमारे पास? ये तो मास है हमारे पास, हम लोगों ने करना है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट वुड बी 5.4 डिवाइडेड बाय 27, और इसके हम लोग आंसर निकालेंगे तो 0.2 मोल्स, आई गेस सो। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया हुआ अपना। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम का भी आंसर आया, ठीक है। अच्छा, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम का आ गया। अब हम लोगों ने अपना मोल कॉन्सेंट्रेशन इसको नहीं कहेंगे, हम लोग मोलर रेशो कहेंगे ऑफ दिस इक्वेशन। मोलर रेशो के हिसाब से हम लोग इसे कहेंगे एनालाइजिंग मोलर रेशो। तो 2 एल्यूमिनियम जो है वो हमारे पास 3H2 बनाया था, उन्होंने हमसे H2 का वॉल्यूम पूछा ना, तो हम पहले देखेंगे कितने H2 के मोल्स बनेंगे। तो 0.2 एल्यूमिनियम जो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 एल्यूमिनियम कितना बनाता है। हम लोग यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं, दैट वुड बी 3/2 H2, और 0.2 एल्यूमिनियम कितना बनाएगा? 3 × 0.2 डिवाइड बाई 2 H2। कैलकुलेट करते हैं, 0.3 मोल्स ऑफ H2, 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बनाएंगे 0.3 मोल ऑफ H2। करना क्या? अब कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने बस 0.3 मोल्स ऑफ H2 को कन्वर्ट कर देना है आप लोगों की वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम ऑफ H2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। इन्होंने RTP दे दिया क्वेश्चन के अंदर, तो मोलर वॉल्यूम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, और आप लोगों के पास फाइनली जो आंसर है वो 7.2 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, आप लोगों के पास वॉल्यूम निकल आई ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी जो आप लोगों के पास मेन आप लोगों का जो बड़ा रुकावट है वो आप लोगों के पास लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट निकालने का, वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप लोग इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी बड़ा मसला नहीं रहेगा किस तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है और किस तरह आपने सवाल को समझना है और आप लोगों ने पता लगाना है कि मैंने क्या क्या कुछ निकाल के आंसर निकालना है। ये हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम होने जा रही है आज की। अ मिक्सचर ऑफ 13 ग्राम ऑफ जिंक एंड 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर इज हीटेड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फाइड। कैलकुलेट द मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट रिमेन्स अनरिएक्टेड आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट। वो आप लोगों से कहना क्या चाह रहे हैं कि कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो जो रह गया वो लेफ्ट ओवर होता है, वो एक्सेस रिएक्टेंट होता है, उसकी आप लोगों ने मास निकालनी है, कितना मास एक्सेस रिएक्टेंट का रह गया।
13 ग्राम ऑफ जिंक आप लोगों के पास रिएक्ट कर रहा है 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ। तो ये दोनों के 1 ग्राम इन दोनों के 1 मोल्स जो हैं आप लोगों के पास वो 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि ये दोनों कितने मोल्स का इक्वल हैं। तो हम लोग निकालने लगे हैं मोल्स ऑफ जिंक। कितना होगा आप लोगों के पास 13 डिवाइड बाय 65 यानी मास डिवाइड बाय मोलर मास 0.2 मोल्स। बाकी हमारे पास जो दूसरे का हमारे पास मोल्स हैं मोल्स ऑफ सल्फर दैट आर 3.2 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल टू 0.1 मोल। अब अगर ये दोनों 0.1 होते तो एक्सेस कुछ ना होता, लेकिन इन दोनों को बराबर होना चाहिए। क्यों? इन दोनों की जो रेशोज हैं वो 1:1 है। तो अगर ये आप लोगों के पास 0.1 है ना, ये लिमिटिंग रिएक्टर है ना, तो ये भी 0.1 ही यूज़ होगा और इसका जो बाकी रह गया है वो बच जाए। तो जिंक एक एक्सेस रिएक्टेंट है, हम लोगों ने निकालना है कितना जिंक रह जाएगा आफ्टर द रिएक्शन। आप लोग सिंपली लिख सकते थे कि लेफ्ट ओवर क्या होगा। तो क्या होगा आप लोगों के पास 0.2 माइनस 0.1 मोल इक्वल 0.1 मोल। तो आप लोगों के पास कितना रह जाएगा 0.1 मोल। अब इस मोल को सिंपली आप लोगों ने मास में कन्वर्ट कर देना, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मास में आप लोग किस तरह कन्वर्ट करोगे, इस तरह। ठीक है, और जिंक का आप लोगों को मोलर मास पता है 65, 0.1 इंटू 65 दैट इज इक्वल टू अराउंड 6.5 ग्राम्स। तो आप लोगों के पास ये फाइनली आंसर आ गया है। यह चलो यहाँ पे ख़त्म हो गया। होप्स आप लोगों को तमाम एस्पेक्ट समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा से देख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।